अंधेरे जंगल का पहरेदार। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता दिखाई दे तो वह मात्र संयोग होगी। बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों में गद्दी लोग अपने भेड़ बकरियों के झुंड लेकर नीचे के गांवों की ओर उतरते थे। सर्दियों के शुरू होते ही वे ऊंचे बर्फीले चारागाह छोड़कर घाटियों में आ जाते और लौटते समय बची हुई भेड़ बकरियां आसपास के गांव वालों को सस्ते दामों पर बेच देते थे। उन दिनों पहाड़ों की रातें बहुत लंबी और डरावनी होती थी। ना बिजली, ना सड़कें, बस चांदनी, लालटेन की रोशनी और घने जंगलों की सिसकती हुई खामोशी। उसी समय गांव का एक नौजवान सूरज सिंह फौज में भर्ती होकर छुट्टी पर घर लौटा था। फौजी वर्दी में उसे देखकर पूरा गांव गर्व से भर उठता। चौपाल में बैठकर वह अपनी ट्रेनिंग और सीमा की कहानियां सुनाता, जिन्हें सुनकर बच्चे मुंह खोले रह जाते और बूढ़े सिर हिलाकर कहते, देश को ऐसे ही जवानों की जरूरत है। पर उसी गांव में एक और इंसान था, हिम्मत सिंह। नाम जैसा ही स्वभाव। उम्र अब ढल चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे, आंखों में वर्षों की थकान और अनुभव का साया था। वह अक्सर अकेला जंगलों में निकल जाता, अजीब अजीब बातें करता, इसलिए लोग उसे धीरे धीरे पागल बूढ़ा कहने लगे थे। मगर सच्चाई यह थी कि हिम्मत सिंह ने अपने जीवन में ऐसे राज देखे थे जिन पर यकीन करना आसान नहीं था। उस रात लगभग 10 बजे, जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर चुका था, सूरज सिंह के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। सब चौंक गए। मां ने फुसफुसाकर कहा, इतनी रात को कौन आ सकता है? सूरज ने अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं हूं, हिम्मत सिंह। घर वालों के चेहरे उतर गए। वो बूढ़ा पागल इतनी रात को क्यों आया होगा? बाहर मत जाना, किसी ने कहा। पर सूरज सिंह बाहर निकला, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हिम्मत सिंह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा लगा, तू मुझे पागल नहीं समझता। कुछ देर की बातों के बाद वह बोला, चल, पास के जंगल में गद्दी लोग डेरा डाले हैं, कल सुबह वे लौट जाएंगे। आज रात ही चलकर भेड़ बकरियां देख लें। सूरज चौंक गया, चाचा, इतनी रात? कल सुबह चलते हैं। पर हिम्मत सिंह अड़ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी आने वाले खतरे को पहले ही देख रहा हो। आखिरकार सूरज मान गया। मजाक मजाक में उसने अपनी फौजी वर्दी हिम्मत सिंह को पहना दी। बूढ़े ने सीना तानकर कहा, आज मैं तेरा कप्तान हूं और तू मेरा जवान। दोनों आधी रात को जंगल की ओर चल पड़े। हवा में ठंड और नमी थी। पत्तों से टकराती हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। करीब 1 बजे वे जंगल के भीतर पहुंचे। अचानक उन्हें घास काटने की आवाज सुनाई दी। छन छन, चर चर। सूरज बोला, लगता है गांव की औरतें होंगी, रात में घास काटने आई होंगी। हिम्मत सिंह रुक गया। उसकी आंखों में चौकन्नापन उतर आया। रात इतनी गहरी हो तो असली और नकली में फर्क पहचानना मुश्किल होता है। जवान, आवाज तेज होती गई, मानो कोई पूरा जंगल ही काट रहा हो। तभी किसी स्त्री ने दूर से पुकारा, सूरज सिंह। हिम्मत सिंह रुक क्यों गए? गद्दी लोग चले जा रहे हैं। सूरज आगे बढ़ना चाहता था, पर हिम्मत सिंह ने उसे इशारे से रोक दिया। लकड़ियां इकट्ठी कर, यहीं आग जलाएंगे। आग जलते ही चारों ओर हल्की रोशनी फैल गई, पर रोशनी के बाहर अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। कभी लगता कोई परछाई पास आ गई है, कभी लगता बहुत दूर चली गई है। जानवरों की रोने जैसी आवाजें गूंजने लगी। हवा में अजीब सी हंसी तैरने लगी, खोखली, डरावनी। तभी वे परछाइयां थोड़ी दूर रुक गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक जंगल के भीतर से वही पहचानी हुई ठाके की आवाज गूंजी, कर्कश, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली। तभी अचानक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा कि दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। सूरज कांपते हुए बोला, चाचा, वो कौन थीं? हिम्मत सिंह ने गहरी सांस ली। वो गांव की औरतें नहीं थी हैं बेटा, वो चुड़ैलें हैं। अगर हम उनके पीछे चले तो शायद सुबह का सूरज न देख पाए। हिम्मत सिंह के शब्द सुनकर सूरज सिंह का दिल धक से रह गया, पर उसने खुद को संभाला।
दोनों ने बिना पीछे देखे कदम तेज कर दिए। जंगल की पगडंडी अब और सौंकरी और अंधेरा और घना हो चला था। ऊपर से बादल चांद को ढक चुके थे, जिससे चारों ओर बस परछाइयों का खेल रह गया था। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई, जैसे पूरा जंगल सांस रोके खड़ा हो। तभी उनके ठीक पीछे से किसी के पैरों की धीमी घिसटती हुई आवाज आई, श श श। सूरज सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, चाचा, कोई हमारे पीछे चल रहा है क्या? इस हिम्मत सिंह ने बिना रुके कहा, जवान, जो दिखे उससे आंख मिलाने की कोशिश मत करना। हिम्मत सिंह ने जलती लकड़ी उठाई और जोर से उनकी ओर फेंकी। एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ गायब। अगले ही पल एक ठंडी हंसी गूंजी, इतनी पास कि जैसे किसी ने उनके कान के पास फूंक मारी हो। कप्तान, आज तो बच गए, पर रास्ता हर बार इतना आसान नहीं होगा। पेड़ों की टहनियां अपने आप झुकने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत रास्ता रोक रही हो। जानवरों की मिमियाहट गूंजी और दूर कहीं उल्लू की कर्कश चीख सुनाई दी। सूरज सिंह का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर हिम्मत सिंह ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। डर मत, वह धीमे पर सख्त स्वर में बोला। डर को अगर रास्ता मिल गया तो ये सायाएं सच में हमें पकड़ लेंगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें अब भी उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक जंगल के भीतर से वही पहचानी हुई ठहाके की आवाज गूंजी, कर्कश, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली। कुछ देर बाद पूरब में हल्की लालिमा दिखी। सुबह होने वाली थी। हिम्मत सिंह ने आग बुझाई और कहा, अब चल, सही वक्त है। दोनों गद्दियों के डेरे पर पहुंचे, भेड़ बकरियां खरीदी और पास के गांवों में अच्छे दामों पर बेच दिया। सौदा उम्मीद से कहीं बेहतर रहा और देखते ही देखते उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया। पर सूरज सिंह के मन में अब भी पिछली रात की वह ठंडी हंसी और अंधेरे की परछाइयां गूंजती रहीं, जो याद दिलाती थीं कि असली कीमत पैसे से ज्यादा डर और हिम्मत की होती है। दोनों सुरक्षित लौट आए। गांव की सीमा में कदम रखते ही सूरज के भीतर का डर फूट पड़ा। उसने हिम्मत सिंह के पैर छू लिए। अगर आप साथ न होते तो आज मैं जिंदा न होता। हिम्मत सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, याद रखना बेटा, जंगल में सिर्फ शेर या भेड़िए नहीं होते, वहां कुछ ऐसी ताकतें भी होती हैं जिन्हें देखने के लिए आंख नहीं, अनुभव चाहिए। और सच्चा सिपाही वही है जो डर को पहचान कर भी हिम्मत न छोड़े। उस दिन के बाद गांव में कोई हिम्मत सिंह को पागल नहीं कहता था। सब जानते थे वह बूढ़ा नहीं, बल्कि अंधेरे जंगल का सच्चा पहरेदार था।